बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसफ़ा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका और इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि क्या कहें, इतना कुछ चल रहा है, इतनी धूल है कि लगता है कि कोई असल जो शेप है, जो असल चेहरे हैं, जो असल चीज़ है वो नज़र ही नहीं आ रही। बहरहाल अब एक नई टेप सामने आ गई है। इससे पहले चेयरमैन नैब की टेप सामने आई थी, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अलबत्ता ये हुआ कि एक सबसे बड़े एहतसाब के इदारे के सबसे बड़े सरबराह के ख़िलाफ़ जो कीचड़ उछाला गया या जिस तरह की चीज़ें सामने आई, उनसे उनकी जो एक रेपुटेशन या इदारे की जो साख है उसके ऊपर ज़रूर हर्फ आया। क्या वजह है, क्यों इदारों को इस तरह से मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है, एक बहुत ही अहम सवाल है। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा ने, चूँकि वो अपने वालिद का मुकदमा भी लड़ रही हैं, उन्होंने ये टेप उनके हाथ लगी या जो भी है, इसके बारे में बहुत सारे सवालात हैं, वो उन्होंने अवाम के सामने रखा। और PMLN ये तासुर देने की कोशिश इस टेप के ज़रिए से कर रही है कि ये जो फैसला था मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी का, ये शायद दबाव के तहत था। तो इस मुबैना टेप के मुख्तलिफ जो जुजियात थे वो टेलीविज़न चैनल पे उन्होंने खुद दिखाए भी। अब बहुत सारे सवालात जो हैं वो पैदा होते हैं, क्योंकि जो जज साहब हैं उन्होंने अपनी एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए से इसका डिनाइल दिया। रजिस्ट्रार को देना चाहिए लेकिन रजिस्ट्रार ने नहीं दिया, और उन्होंने जो तरदीद की उसमें वो ये फरमाते हैं कि जो वीडियोस दिखाई गई वो ना सिर्फ हक़ाइक़ के बरक्स है, बल्कि उनमें मुख्तलिफ मौक़े पर मौज़ूआत पर की जाने वाली वीडियो को, गुफ्तगू को तोड़ मरोड़ कर सियाक़ो सबाक़ से हटाकर पेश करने की मज़मूम कोशिश की गई है। मरियम सफदर साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये ज़रूरी है कि सच को मंजर आम पर लाया जाए, और वो ये कि नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ मुक़दमात की समाअत के दौरान मुझे उनके नुमाइंदों की जानिब से बारहा ना सिर्फ रिश्वत की पेशकश की गई, बल्कि ताउन ना करने की सूरत में संगीन नताइज भुगतने की धमकियाँ भी दी गई। यानी जज साहब ये कह रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नून लीग ने उनको प्रेशराइज भी किया और उन पे रिश्वत उनको देने की कोशिश भी की। वो ये फरमाते हैं कि उन्होंने सख्ती से रद्द करते हुए हक पर कायम रहने का अज़्म किया और अपने आप को और जान और माल को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरे फैसलों को मुतनाज़ा बनाने और सियासी फ़वायद हासिल करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, और इसमें दिखाई गई वीडियोस झूठी, जाली और मफरूज़ी है, लिहाजा इसमें मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। ये उन्होंने कहा अलबत्ता कि नासिर भट्ट से ताल्लुक उनकी पुरानी शनासाई है, जो कि इसके कैरेक्टर हैं इस वीडियो के। उसके बाद उन्होंने कहा कि नासिर भट्ट उनका भाई अब्दुल्ला भट्ट अरसा दराज से मुख्तलिफ औक़ात में मुझसे बेशुमार दफ़ा मिल चुके हैं। अब इससे कुछ सवालात जो हैं उन्होंने जन्म लिया है। सवाल ये है कि क्या कोई जज मुकदमे की समाअत के दौरान किसी भी मुतलका फ़र्द या नुमाइंदे या पार्टी जो कि उससे मुतलका है उस मुकदमे से उससे मिल सकता है? और इस वीडियो में उनकी जो एक बहुत कुर्बत जो नज़र आ रही है ये भी वाज़े करती है कि उनकी पुरानी शनासाई है, और ये भी वाज़े है कि नासिर भट्ट का जो किरदार सामने आ रहा है वो क्या था, यानी उनके ऊपर कई मुकदमात हैं, और इसके साथ साथ ये भी कि वो मियां नवाज शरीफ के बहुत करीबी भी समझे जाते हैं, चूँकि वो हर वीडियो में उनके साथ नज़र भी आते हैं। मुतनाज़ा वीडियो की तहकीकात किसको करनी चाहिए? इसके अलावा वीडियो लीक होने के बाद नवाज शरीफ के मुकदमे की जो कानूनी हैसियत है वो क्या रह गई है, और इसकी सेहत, वीडियो की सेहत से इनकार के बाद जज साहब की वीडियो की जो आईनी हैसियत है वो क्या है, ये भी एक अहम सवाल है। वीडियो में जज साहब की गुफ्तगू को किस हद तक सियाक़ो सबाक़ से हटा कर पेश किया गया, इसका कौन तदारुक करेगा और इसका फैसला कौन करेगा, ये बड़े बुनियादी सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जज साहब को ऐसे शख्स से मिलना चाहिए जो कि मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब है, जिनसे उनकी पुरानी शनासाई है। इसके ऊपर बात करेंगे। और अब चूंकि हुकूमत कहती है, आज भी एक बड़ा अहम इजलास हुआ, उसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम इस मामले में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे, इसके मामले को आला अदलिया को जो है वो फैसला करना चाहिए, उसको तहकीकात करनी चाहिए। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट जो है उनके चीफ जस्टिस साहब जो हैं सरदार शमीम अख्तर खान साहब, उनसे ये सवाल ऑन कैमरा पूछा गया कि क्या आप इसकी तहकीकात के या इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, जरा सुनिएगा कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने क्या कहा। मुझे जो पता चला है वो ये है कि जो जज साहब हैं उन्होंने कहा है कि वो मेरी वीडियो नहीं है। वीडियो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। ये तो अब इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सुओ मोटो नहीं होगा, देखिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और उसके बाद ही हम कुछ कह सकते हैं, क्योंकि उसने तो डिनाई किया है ना, वो तो कहता है मेरी नहीं है। तो एक्शन क्या होगा मुझे बताएं। या तो वो मान जाता फिर तो और बात थी, फिर हम एक्शन ले। उसको वॉइस एक्सपर्ट देखेगा कि उसकी आवाज़ है कि नहीं है।
جج صاحب نے فرما دیا کہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ تھا جنہوں نے بیان کیا. انہوں نے کہا جی کہ جج صاحب جو ہیں وہ خود ہی تسلیم کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا, تو اگر ایسا ہے تو اب تحقیقات کرنی چاہیے. حکومت دوسری طرف کیا کہتی ہے؟ وزیر اعظم نے آج جو اپنی پارٹی رہنماؤں سے بات کی, انہوں نے کہا جی ہم کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نیا پاکستان ہے, عدلیہ اور ججز آزاد ہیں اور حکومت کو جواب دہ نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس لیے اس معاملے کو ہمیں عدلیہ پر چھوڑ دینا چاہیے. مبینہ ویڈیو کا فرانزک آڈٹ جو ہے وہ ضروری ہے. چاہتے ہیں کہ عدلیہ حکم دے اور عدلیہ ویڈیو لیک کا نوٹس لے, جو فیصلہ کرے حکومت ان کو مکمل سہولت دے گی. اب شہزاد اکبر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی, وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے لیکن عدلیہ اس کے اوپر کارروائی کرے. اب تک تو کوئی سو موٹو نہیں ہوا. کیا یہ بھی معاملہ چیئرمین نیب کی ٹیپ کی طرح کارپٹ کے نیچے چلا جائے گا؟ کیا اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ٹیپ آتی رہے گی اور ادارے جو ہیں وہ ملائن ہوتے چلے جائیں گے؟ اور یہ سارے کے پیچھے کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو گزشتہ 2 دنوں سے کم از کم اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں انڈر ڈسکشن ہے. اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے تو آج ہمارے ساتھ اس موضوع پہ گفتگو کے لیے محترمہ ناز بلوچ صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہے پیپلز پارٹی کی, وہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ عظمیٰ بخاری صاحبہ رکن پنجاب اسمبلی اور معروف وکیل بھی ہیں, وہ بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ محترمہ اندلیب عباس رکن قومی اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, جانا مانا نام ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. اور تینوں بڑی مدبر خواتین اس پروگرام کے اندر ہیں جو اپنی رائے رکھتی ہیں. لیکن سب سے پہلے میں جا رہی ہوں رشید رضوی صاحب کے ساتھ, جو کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ بھی رہے. ان سے ہی یہ پوچھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طور پہ حل ہو سکتا ہے. السلام علیکم رضوی صاحب. وعلیکم السلام. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جج صاحب یہ انکاری ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ توڑ مروڑ کیا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کی قانونی حیثیت اس ویڈیو آڈیو ٹیپ کی, وہ کیا ہے آپ کے نزدیک؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ حیثیت ایک شہری کے میں پہلے جواب دوں گا کہ اس قسم کے الزامات نے جو ہے وہ عوام کا کانفیڈنس شیک کیا ہے عدلیہ میں. تو اس کی بنیاد پر میں یہ کہوں گا کہ اس کا بالکل ایکشن لینا چاہیے. اس کا فورنسک ٹیسٹ ہونا چاہیے, ایگزامینیشن ہونا چاہیے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے, ایک ادارے کو ڈیمیج کرنے کی بات ہے. اور اگر یہ صحیح ہوتا ہے تو جج صاحب کے خلاف ایکشن لیا جائے, اور جس بنیاد پہ فیصلہ دیا گیا ہے آصف زرداری صاحب والا کیس جو ہے PLD 2001, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ریویو کیا جائے, اور اگر نہیں ہے تو الزام لگانے والوں پر ایکشن لیا جائے. اس کو ضرورت ہے کہ فوری طور پر حکومت اور عدلیہ اس پر ایکشن لے. اچھا, بالکل آپ نے واضح کر دی بات اس میں کہ زرداری صاحب کی جو جسٹس قیوم کی ٹیپ تھی, اس کے بعد جو اس معاملے کو ریویو کیا گیا تھا, تو وہ تو آپشن میرا نہیں خیال کہ اس وقت موجود ہوگا. لیکن تحقیقات کون کرے؟ کیا حکومت تحقیقات کرے, عدلیہ کرے؟ حکومت اس معاملے سے نکلتی دکھائی دے رہی ہے, عدلیہ بھی ابھی تک سامنے کوئی ان کا موقف سامنے نہیں آیا سوائے لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا. تو کون تحقیقات کرے؟ لینا چاہیے تھا پرٹیکولرلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے, جنہوں نے اس کے فیصلے پر اپنے ویوز دیے تھے, کنوکشن اپیلڈ کی تھی, ان کو بہت ضروری تھا کہ وہ اس کو دیکھتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو اگر دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہوگا, اس لیے کہ لوگ جو ہے وہ اب سمجھیں گے کہ اگر کوئی فیوریبل ڈیسیشن آتا جج صاحب کے حق میں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ گورنمنٹ کا کوئی انٹرفیرنس تھا. یہ تو ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہو یا ہائی کورٹ کی کوئی ڈیویژن بینچ ہو. جس طرح زرداری صاحب کے کیس میں کہہ رہا تھا کہ باقاعدہ ایک ایک چیز سامنے آئی تھی, وہ سلسلہ تو نیچے سے ہی شروع ہو گیا تھا. بے نظیر صاحبہ نے تو جسٹس ملک قیوم پر لاہور ہائی کورٹ میں ہی الزام لگا دیا گیا تھا کہ یہ باعث ہیں. تو بہرحال لیکن یہ ایک نظیر ہے سامنے جس کو بیس بنا کے ہائی کورٹ جو ہے سو موٹو بھی لے سکتی ہے, سپریم کورٹ بھی سو موٹو لے سکتی ہے. اور اس پر ایک میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ایکشن ہو, کیا کوئی کمیشن بنائے ججوں کے, وہ بیٹھ کے دیکھیں, کوئی کمیٹی ہو, اور
اس کے لحاظ سے ان کی اس رپورٹ کے لحاظ میں ایکشن لیا جائے. اچھا مگر رضوی صاحب بات یہ ہے کہ اب ناصر بٹ صاحب کا ان کو معلوم تھا کہ یہ میاں صاحب کے بڑے قریب ہیں, ان سے وہ ملاقات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں سیاق و سباق سے ہٹا کے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے, لیکن ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی. کیا جج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے اس کو سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کیا گیا ہے, اور کیا جج صاحب کو ملنا چاہیے تھا ان سے؟ اب دیکھیں نا, انہوں نے انکار کیا کہ اس کو میک اپ کیا گیا ہے, اس کو کانکاکٹ کیا گیا ہے, ٹیمپر کیا گیا ہے. تو آپ بالکل بلائنڈلی اس ٹیپ کو ایکسپٹ تو نہیں کر سکتے کہ دونوں طرف سے دعوے آ رہے ہیں. ایک کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے, ایک کہہ رہا ہے غلط ہے. پہلی بات تو میں آپ سے ایگری کروں گا کہ جج صاحب کو ایسے آدمی سے ملنا نہیں تھا. وہ وکالت میں بھی رہے ہیں, جج بھی رہے ہیں, کہ جس کے خلاف اتنے کیسز ہیں, اور لندن میں بھی ان کے خلاف کیسز ہیں. تو ایسے لوگوں سے ملنے کے لیے جو لوگ جوڈیشری میں ہیں وہ اوائڈ کرنا چاہیے. لوگ تو اپنے اس قسم کے رشتہ داروں سے بھی نہیں ملتے ہیں جو کسی کیس میں انوالوڈ ہو. جج صاحب نے یہ مل کے بہت بڑا بلنڈر کیا ہے, بہت بڑا بلنڈر کیا ہے. لیکن چونکہ ان کا اب انکار آ گیا ہے, انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ ٹیمپرڈ ہے اور یوں کیا, تو اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو ان کے خلاف ایکشن بھی ہونا چاہیے جج صاحب کے خلاف. سر کس کو کرنی چاہیے تحقیقات؟ سوال یہ کہ اب آپ کے خیال میں کس کو تحقیقات کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کروں گا, اس لیے کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ سین ٹو ہیو بین ڈن. انصاف کرنا ہی ضروری نہیں ہے, ایسا کیا جائے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. ٹھیک, تو یہ مطلب ان کو کیا ہٹ جانا چاہیے؟ اور پھر یہ بھی کہ اس کا بہت نقصان ہے, وہ بہت سارے کیسز کو دیکھ رہے ہیں. آخری سوال, تو آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ اگر وہ انڈر پریشر میں تھے تو انہوں نے ایک کیس میں تو بری کیا ہے ان کو, نواز شریف کو, اور دوسرے میں سزا دی ہے. اگر وہ اتنے انڈر پریشر تھے کسی اتھارٹی کے, کسی سیاسی آدمی کے, کسی بڑے آدمی کے, تو دونوں میں سزا دیتے. یہ بھی بہت سی چیزیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس کا پروب ہونا چاہیے. دماغ بند کر کے کسی ایک کی بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ایک آزاد تجزیہ پیش کر رہے تھے رضوی صاحب. ناز بھی ہمارے ساتھ ہیں, عظمیٰ بخاری بھی ہیں, اور اندلیب عباس بھی ہیں. کوئکلی سب سے پہلے میں عظمیٰ کے پاس جاتی ہوں. عظمیٰ, آپ پی ایم ایل این کو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ اس ویڈیو کو ریلیز کریں؟ اور چونکہ اب اس کے اوپر تحقیقات تو ہوں گی نہیں, لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے اب پی ایم ایل این ایک اور تحریک کا آغاز کر چکی ہے, اور ایک اور وہ جو واپس بیانیہ تھا وہ واپس آ رہا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بہت شکریہ آسما. دیکھیے, سچائی عوام کے سامنے لانا میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی برائی ہونی چاہیے. کل تک آپ کو یاد ہے یہ چور ڈاکو کا فنومنا کریٹ کرنے کے لیے اسی میڈیا ٹرائل کا سہارا لیا گیا, جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے تھا اور میڈیا پہ نہیں آنا چاہیے تھا. اور ایک پوری کیمپین تیار کی گئی, وہ کنٹینر سے شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد وہ ڈی چوک سے ہوتی ہوتی پرائم منسٹر ہاؤس تک پہنچ گئی, اور اس کے بعد پھر پی آئی ڈی جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے, جس پہ کل ان کو بڑا اعتراض ہوتا تھا. پھر وہ ہوا, اور یہ ایک وہ حقائق ہیں, وہ دیوار کے پیچھے ہونے والی چیزیں ہیں جو آج پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوئی بائی دا وے. اور ابھی آپ مختلف حوالے یاد کرا رہی تھی, یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب جو ہیں, ان کے انٹرویوز آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ سزا سنائی گئی تھی, اور اس کے پیچھے کیا محرکات تھے. اور یہ جو ملک قیوم صاحب کی ٹیپ کی بات ہے, اس وقت تو پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں فورنزک ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی, ذرا اس سے آگے کی بھی بات کیا کرے نا کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا. اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ وہی 2 ججز جو ہیں ان کو استعفے دینے پڑے تھے اور گھر جانا پڑا تھا. اور اب یہ اس بات کو 48 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں, لیکن ابھی آپ جو چیزیں سے لاہور ہائی کورٹ صاحب کا سارٹ سے دکھا رہی تھی,
اس پہ اگلا جملہ انہوں نے کہا ہم کوئی سو موٹو نہیں لے رہے. سو موٹو عدلیہ بھی نہیں لے رہی, جو وہ حکومت ہے وہ بھی اس کے اوپر ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ دوسروں کو کہتے ہیں. یہ آج بھی میں نے دیکھ رہی تھی عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ, وہ جی اداروں کو ملائن کر رہے ہیں. کمال ہے, اللہ کی شان ہے جنہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر جو ہے وہ کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. اوے تصدق جلانی اور کنٹمپٹ کے اندر جو ہے وہ کورٹ پہ پیش ہوتے رہے, شرمناک عدلیہ کے جو ہے وہ کردار کے اوپر, اور زیادہ دور نہیں جاتے. چیئرمین نیب کے خلاف کیا ہوا, وہ ویڈیو کہاں سے آئی, وہ کس نے ریلیز کرائی, کیا اس کے اوپر کسی نے دیکھا؟ وہ بھی انڈر دا کارپٹ چلی گئی, بات ختم ہو گئی. مطلب آپ نے کوئی عدلیہ کا کوئی ادارہ چھوڑا ہے, اور پھر قاضی فائزہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ چن چن کے آپ لوگوں کو جو ہے وہ فائر کرا رہے ہیں. شوکت صدیقی صاحب نے بھی ایک تقریر کی تھی, آسمہ بی بی, اور اس تقریر کا بھی آج تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ وہ اچانک سے جو بہت اچھے تھے وہ اچانک سے برے کیسے ہو گئے. آپ وہ بات کیوں کر رہی ہے جس پہ ہمارے پر جلتے ہیں, تو اس کو آپ رہنے ہی دیجئے. میں ناز سے یہ سوال میں جہاں آپ کے پر چلیں گی میں وہاں تک نہیں جاؤں گی. ہمیں جانا ضرور چاہیے, لیکن میں وہاں تک آپ کے لیے نہیں جاؤں گی. مجھے معلوم ہے آپ بھی بہت کرائسس کا شکار ہیں, اور ہم تو نمٹتے رہتے ہیں. ہمارے لیے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں, ہم بھی نمٹ رہے ہیں. ہاں, ہم سب کو مل کے اس کے اوپر بات کرنی ہوگی. جو سچ ہے یہ آدھا ادھورا سچ. دیکھیے اس پہ حکومت بینیفیشری ہے, یہ کیسے کہتے ہیں ہم نہیں ہیں, حکومت اس پہ بینیفیشری ہے. نواز شریف اندر نہ جاتے, نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ نہ آتا تو وزیر اعظم پاکستان ہوتے. اچھا, یہ اس کے بعد وزیر اعظم کون بنا؟ کس کو فائدہ ہوا؟ یہ سوال ناز سے پوچھ رہا ہوں, پیپلز پارٹی کا آپ بھی کہہ رہی, آپ کی جماعت بھی کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر جو ہے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. صرف ایک الزام لگتا ہے, لوگ ایک تصویر دیکھتے ہیں اور وہ تصویر وہیں بند ہو جاتی ہے. یہ تو اداروں کے لیے بڑی خطرناک بات ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسمہ دیکھیں, انویسٹیگیشن جس طرح رضوی صاحب نے کہا, اور وہ ایک ماہر قانون ہیں, اور انہوں نے جس طرح الیبوریٹ کر کے انہوں نے خود اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا کہ اس کی باقاعدہ پروب ہونی چاہیے, کیونکہ جب ججز پہ فیصلہ کرنے والے جو ملک کے اندر انصاف کے تقاضے پورے کرنے کی ذمہ داریاں جن کے اوپر ہوتی ہیں, ان کے اوپر اگر سوالیہ نشان پیدا ہو جائیں تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے لیے. اور اسپیشلی ڈیموکریسی میں تو میں سمجھتی ہوں اس سے زیادہ معیوب کوئی چیز سمجھی نہیں جاتی. لیکن اگر ڈیموکریسی ہو تو نا, یہاں پہ ہمیں ڈیموکریسی نظر نہیں آ رہی. یہاں آپ کھل کے بات کر لیں تو آپ کے گالم گلوچ پوری رات آپ کو سوشل میڈیا پہ پڑتا رہے گا. دس از ناٹ دا وے اٹ شوڈ بی. میرے خیال ہے خود اندلیب جو ہے وہ اس چیز کے اوپر میری اگری کریں گی کہ this was never ever the manifesto of PTI that I'd known کہ ایسی حکومت آئے گی کہ لوگ جو ہے بات کرنے سے بھی خوفزدہ ہوں گے, لوگ سچ کہنے سے بھی ڈریں گے, لوگ اپنی رائے دینے سے بھی خوفزدہ ہوں گے. کیا میں اندلیب سے پوچھتی ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ was this anywhere in the manifesto of PTI, کیا اس کو آپ لوگ جمہوریت کہتے ہیں؟ تو کیا ہو گیا؟ اچھا, جو میں یہ کہتی ہوں کہ PTI تبدیلی لاتے لاتے خود تبدیل ہو گئی, پھر میں غلط نہیں کہتی. یہ وہ PTI جو آپ نے عوام کو سبز باغ دکھایا تھا وہ تو کہیں پر مجھے نہیں دکھائی دے رہی. اچھا, آپ عوام کے اور پھر دوسری بات یہ ہے, اچھا پھر یہ جو سوالیہ نشان ہے, دیکھیں اس سے پہلے بھی یہ روایتیں ہمارے پاس آتی رہی ہیں, فیصلے ہوتے رہے, بعد میں فیصلوں کے اوپر جس قسم کے سٹیٹمنٹس خود ہمارے ججز دیتے رہے. تو میں سمجھتی ہوں اٹ از ہائی ٹائم, ہمیں کریکشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں اصلاح کی طرف جانا چاہیے. پتہ نہیں ہے کہ لیکن اندلیب نہیں ہے. دیکھیں آسمہ, I am a believer of this thing کہ ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے, اور اصلاح کا پہلو ہونا چاہیے. ہم حکومت کو کریکٹ کرتے رہیں گے, اور یہ ناز کے ساتھ کہ کاش حکومت جو ہے وہ صحیح سمت کو اختیار کرے, کیونکہ جس عوام نے آپ کو ووٹ دیا ہے آج وہ رو رہی ہے, آج وہ چلا رہی ہے. آپ نے اس کے اوپر اندلیب سے بھی جواب لے لیتے. اندلیب, کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت سب یہ بات کر رہے ہیں, کبھی کوئی ٹیپ آ جاتی ہے, کبھی چیئرمین نیب کی ٹیپ آئی, ان کے اوپر اتنے سنگین الزامات لگے, کوئی اس کا تحقیقات اس کی نہیں ہوئی. ایک اور ٹیپ آ گئی ہے, اس کی بھی کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. یہ معاملہ کدھر کو جائے گا؟ حکومت کہتی ہے ہم نے نہیں کرنی, عدلیہ کہتی ہے ہم نے نہیں انویسٹیگیشن کرنی, کون کرے گا؟ اسی طرح الزام کی دھول رہے گی بس. آسمہ شکریہ. وہ ایک مقولہ ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے, تو ان کو ڈوبتے کو ٹیپس کا سہارا چاہیے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ آپ نے ایک شروع میں انٹروڈکشن کی اور آپ نے کہا کہ وہ جو پرانا بیانیہ تھا وہ واپس آ رہا ہے. تو آپ ذرا یہ بھی سوال کرتی ہیں کہ وہ بیچ میں غائب کہاں ہو گیا تھا,
और क्यों हो गया था और किस वजह से खामोशी हो गई थी। और वो जब एक वीडियोस लॉन्च कर रहे थे तो आपने देखा कि उनके दाएं तरफ और बाएं तरफ सख्ता तारी था। जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखी शहबाज शरीफ की, ख्वाजा आसिफ की, खाकान अब्बासी की, वो बिल्कुल लग रहा था कि भाई अब तो बिल्कुल ही इन्होंने इसने डबो दिया। बात ये है कि वो बयानिया जो है, जो पहले खलाई मखलूक का था, अब खलाई अदलिया का हो गया हो। आपको याद है वो एक पूरा जब निकले थे नवाज शरीफ साहब तो मुझे क्यों निकाला, तो अब ये बीच में खामोशी ब्रेक एंड आई विल बी बैक के साथ वो है कि जी मेरे अब्बू को क्यों निकाला। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी सारी आपने देख लिया था कैसे फ्लॉप हुआ था, बंदे ही नहीं इकट्ठे हुए थे। और कल भी आपने देख लिया कि 4 बंदे इकट्ठे नहीं हुए। बड़ी कोशिश की, 10 घंटे लगाए लेकिन बंदे इकट्ठे नहीं हुए। कल मंडी भाव भी वाला जो जलसा बड़ा जलसा था, बहुत बड़ी तादाद में भी कह रही है, बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ी तादाद में लोग ज्यादती कर रही हैं आप। देखिए मैं कल मरियम नवाज बोलने दे, मैं बीच में नहीं बोली, जो बीच में बोलता है इसका मतलब है वो लाजवाब है। बीच में नहीं बोली मैं। हाँ सही बात है, मैं बीच में नहीं बोली, मुझे खत्म कर लेने। जी जी हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उसमें आप देखें बड़ी इंटरेस्टिंग ये सारी कॉन्वर्सेशन है। इंसान जैसा होता है ना वो दूसरे को वैसे ही समझता है। आप देखें इनकी पूरी हिस्ट्री है। जस्टिस कयूम की आप वीडियो टेप देख लें, ऑडियो टेप देख लें, उसके बाद आप इनका अटैक देख लें हाई कोर्ट के ऊपर, उसके बाद आप देख लें कि जो इदारा इनको हाथ लगाता है ये आगे से की टेप सच्ची थी झूठी है। सवाल ये है कि अगर वो टेप सच्ची थी तो ये टेप भी तो सच्ची हो सकती है। मैं तो आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि क्या ये गलत हो सकती है? हम तो कह रहे हैं। हाँ। हमने तो कहा है, जो रिजवी साहब ने कहा, रिजवी साहब का भी आप इंटरव्यू ले रही थी, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत करेगी तो इन सब ने कहना है कि हुकूमत ने डॉक्टर किस्म का डिसीजन दिया है, इसके लिए इंडिपेंडेंट एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। इसमें तो मेरा ख्याल है कि ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत को इस मामले से साइड पे होना चाहिए, लेकिन अदलिया तो है, वो तो करे, सोमोटो तो होना चाहिए ताकि बिल्कुल हम भी ये कह रहे हैं कि जी जुडिशियल कमीशन होना चाहिए। और हम ज्यादा कीन हैं क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर आप वो बॉडी लैंग्वेज पढ़ लें, बाकी सब 9 बंदों की बीच में मरियम नवाज साहबा बैठी हुई थी, तो आपको पता लग जाएगा कि उनको पता है कि इस टेप में क्या है और इस टेप ने पीएमएलएन के फ्यूचर के साथ क्या करना है। उसमें मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन ये जो बात अंदलीब ने कही है ना कि ये वो खुद पीटीआई भी बड़ी कीन है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो बिल्कुल कीन है, इसमें कोई शुबा नहीं है, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। और यही वो बात है जो इस्लामाबाद में डिस्कस हो रही है कि कहाँ से आई ये टेप, किसने दी ये टेप। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। उस्मा, जो चीज़ आप लोगों के खिलाफ, यानी आज भी जस्टिस क़यूम का एक बहुत बड़ा जो उनका वीडियो ऑडियो टेप आया था, वो आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगता है। ये बात तो दुरुस्त है, अगर वो इल्ज़ाम जो है लगा तो अब आपने भी वही इल्ज़ाम जो है वो लगा दिए, तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देखने की जरूरत है। इसका मतलब यह है कि जो बुरी बातें माजी में मौजूद थी वो आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि आज भी मर्जी के फैसले लिए जाने की कोशिश की जा रही है। एक दो बातें मैं जरूर अंदलीब के रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पहले तो अंदलीब का बहुत शुक्रिया कि वो सब लोग, ये पीटीआई वाले जो है वो कामकाज छोड़ के सिर्फ हमारी पार्टी के लोगों की बॉडी लैंग्वेज जो है वो गौर करते रहते हैं, किसने क्या खाया, किसने क्या पिया, कोई कैसे बैठा था, और इनको और कोई काम नहीं है हमारी बॉडी लैंग्वेजेस देखने का, तो शौक से देखें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अंदलीब को मैं वो सारी फुटेजेस और तस्वीरें जो हैं उसका फोरेंसिक करा लेंगे, कराने जाएंगी तो वो मैं भिजवा देती हूँ जो हमारे कल के जलसे की हैं, क्योंकि फिर अंदलीब को अपने जलसे दिखाने के लिए गूगल नहीं करना पड़ेगी ना तस्वीरें जो है दूसरों के मुल्कों की, तो वो मैं भिजवा दूंगी। वो जरूर, वो जब आपको जरूरत पड़ेगी अपने जलसे दिखाने की तो अपलोड कर लीजिएगा। अब दूसरी बात आते हैं इस वीडियो की बात के ऊपर। देखिए, इसमें सिर्फ फोरेंसिक की बात नहीं है। दूसरी बात, आप जो कह रही थी कि नीयत उनकी है, बिल्कुल नहीं है, हुकूमत की नीयत नहीं है। और मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत ने फोरेंसिक करा ली है, और फोरेंसिक कराने के बाद उनको मालूम हो गया है कि ये वीडियो असली है, और उसके बाद आज यू टर्न लिया गया है वजीर आजम साहब की सदारत में जो है वो दोबारा से, और कहा गया है कि जी हुकूमत जो है वो कुछ नहीं करेगी, अदलिया करे। अदलिया कह रही है हम कुछ नहीं करेंगे। मुझे ये बताइए
कानून के लेकिन ऊपर उस्मा, ये सवाल तो जुडिशियल important कमीशन है ना कि बनाना हो, कौन एक मिनट, रिकॉर्ड मैं बड़ी कराता? इंपॉर्टेंट बात करने लगी जी हूँ। जी, ये कि कौन रिकॉर्ड आसमा, मैं कौन एक बड़ी कराता? इंपॉर्टेंट जी, बात करने लगी जी हूँ। जी जुडिशियल कमीशन जो है वो बनाने के लिए हमेशा रिक्वेस्ट हुकूमत करती है। क्या नहीं पता आपको? क्या नहीं जानती हैं कि आप किसकी लीगल फॉर्मेलिटी क्या है? जुडिशियल कमीशन हमेशा हुकूमत जो है रिक्वेस्ट करती है, जज साहब जो है वो उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाते हैं, ये रिक्वेस्ट भेज दे, क्यों नहीं भेजते? और ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने कुछ ना किया, ये चेयरमैन नैब की फोरेंसिक भी होगी अब वीडियो की, और इसकी भी होगी, और अगर ये नहीं अभी सुओ मोटो नहीं लेगी, जो कल तक जो है वो दूध के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी सुओ मोटो ले रही थी, अगर नहीं लेगी तो मैं कह रही हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि हम ये सब सबूत लेके कोर्ट में जा रहे हैं और हम कोर्ट में जाएंगे। ये बात अब अंडर द कार्पेट नहीं जाने देंगे। मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अगर एक कंकॉक्टेड फैसला लिया गया है, अगर एक मैनेज फैसला लिया गया है जिसका इतराफ कर रहे हैं जज साहब, तो ये बात इतनी सिंपल नहीं है। और आज क्या किया है? आज पंजाब हुकूमत ने ये किया है कि मियां साहब का आज खाना बंद कर दिया है जो घर से आता है। अच्छा, मतलब अंदाजा लगाइए, इनको शर्म नहीं आती कि खाना ये खा नहीं रहे। इंतहा पे है। मियां एक साहब मिनट खाना आसमा, खा नहीं मैं बड़ी रहे। इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, जी प्लीज। जी जी आई रिक्वेस्ट जी। मेरी गुजारिश ये है कि इनकी आलम ये देखिए, खुद आप वोट चोरी करके आए हैं, ज़कात चोरी, खराज चोरी के इल्जामात हैं आपके ऊपर, और आज आपकी यजीदियत का और फिरौनियत का आलम यह है कि पानी बंद कर देंगे, आप लोगों के खाने का बंद कर देंगे, मुलाकातें बंद कर देंगे। राना सनाउल्लाह के साथ क्या किया जा रहा है आपको पता है कि ठीक। अच्छा, मैं अब जवाब अंदलीब से लंबी बात हो रही है, लंबी बात हो रही है। सुबह से खाना नहीं खाया। अच्छा, एक मिनट, राना सनाउल्लाह साहब की बेगम भी ऑन रिकॉर्ड है और मैं भी कह रही हूँ, हमें शक है कि ये हमारे लोगों को कुछ जहर दे सकते हैं, कोई चीज खिला सकते हैं अपने दिए हुए खाने और पानी के अंदर। राना सनाउल्लाह साहब की बेगम ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, वो कह रही है मुझे शक है कि उनको पानी में कोई चीज मिला के दी जा रही है। आपका जवाब चाहिए। ये हालात हैं, ये फिरौनियत और यजीदियत है इनकी। इनको समझ नहीं लगेगी इनके साथ होगा क्या। मियां साहब की जिंदगी इतनी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, कैदियों के भी कुछ सवाल तो पूछने देना प्लीज, आप मुझे सवाल तो पूछने दे। अंदलीब, हुकूक होते हैं, कैदियों के भी हुकूक होते हैं, वो जिस भी जुर्म के अंदर हो उनको खाना दिया जाता है, पानी दिया जाता है, उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो अजीज हैं, उनके साथ मिलाया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उस दिन शहबाज गिल साहब को सुना, वो कहते जी हम अब इनकी ये भी जमानत पे है मरियम बीबी, और वो भी उनके साथ भी अब हम उनको सिर्फ एक डॉक्टर देंगे, पहले पूरा पैनल था। वाई, क्यों इस तरह कर रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुत सारी अगर आप पीछे इनकी स्पीचेस देखें और रिसेंटली भी इन सब की जो स्पीचेस हैं और इनके बयानात भी जो हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी डिमांड की और वो हमने इनकी डिमांड पे पूरा किया। उन्होंने कहा जी आप लोग कहते थे दो नहीं एक पाकिस्तान, तो आपको सबको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। और आपके प्रोग्राम में मैं कई दफ़ा आई, मैंने कहा कि जी 80,000, मैंने इस पर कहा था कि 80,000 कैदी हैं, तो क्या जो कंडीशंस 80,000 कैदियों को मिलती है वो उनको मिलती है? क्या 80,000 कैदियों को एक पूरा मोबाइल हेल्थ यूनिट मिलता है? तो उनको स्पेशल खाने मिलते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है। तो दो नहीं एक पाकिस्तान का मतलब ये है कि जो जुर्म करके आता है और स्पेशली जो बड़े बड़े जुर्म करके आता है और उस पर चार्जेस होते हैं और वो कॉन्विक्ट होता है, उसको वो मसावी सलूक मिलना चाहिए जो बाकी कैदियों को मिलना चाहिए। तो जहां से वहां से खाना आता है वो उनको मिलना चाहिए, जिन कंडीशंस में वो रहते हैं उनको रहना चाहिए। अब अगर ये कहते हैं कि जी हम 35 साल से थे लेकिन हम एक अस्पताल नहीं बना सके और हम हमारे बच्चे अभी भी बाहर जाके इलाज कराते हैं, तो फिर 80,000 जो कैदी हैं उनका भी बाहर इलाज होना चाहिए, उनके लिए भी एक पैनल डॉक्टर्स का होना चाहिए, अभी जेल में उनके लिए भी उनके घरों से खाने आने चाहिए। अंदलीब, तो ये तो इनकी डिमांड थी, हमने तो सिर्फ इनकी डिमांड को पूरा किया है। कितने इनकी अपनी डिमांड थी कि वो नहीं जो एक वोट लेके आए हैं वो पाकिस्तान। कितने इस वक्त जेलों के अंदर, कितने वज़राए आज़म साबिक जो हैं वो जेलों के अंदर हैं इस वक्त? तो वो यही तो बात है, जो कानून बनाया गया है वो ताकतवर के लिए बनाया गया है कि जी वो जेल जा ही ना सके, वो लूटे फूटे, उनके एसेट्स बाहर हो, बच्चे बाहर हो, अस्पताल बाहर हो। हम ये कह रहे हैं वो और जेल चले गए, यहाँ से हटे, आप अगर उसका दिमाग पंजाब बात हुकूमत करने को का धमकी देते हैं और एक साबिक वजीर आजम जिसका एक पॉलिटिकल असर है, अगर उसको कुछ हो जाता है जेल में, पाकिस्तान के अंदर हालात क्या होंगे, इसका कुछ अंदाजा है? देखिए, अगर बाकी जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको एक फैसिलिटी मिली हुई है तो वो फैसिलिटी जो हेल्थ की फैसिलिटी है वो उनको भी मिली हुई है और उनका
तकरीबन आपको मेरे बड़ी ख्याल है important शहबाज बात गिल करनी साहब है, की please। बात करें तो रोज वो उनका ब्लड प्रेशर भी आपको बताते हैं, वो उनकी सारी मेडिकल चेकअप्स भी आपको बताते हैं। और ये आप यकीन रखें कि कल जब वो मेरे अब्बू को क्यों निकाला तहरीक चला रहे थे, तो ये भी था कि जी इधर आप तहरीक चला रहे हैं और कह रहे हैं जी हम खड़े हैं, हम मैं जेल में, बिल्कुल मैं उधर आपने इत्तेफाक करती petition हूँ आपसे डाली कि हुई है दो पाकिस्तान जी नहीं हमें होने बाहर चाहिए। निकालें, ठीक। हमें बाहर निकालें, हमें बाहर भेजें, इनका इलाज यहाँ नहीं है, कोई अस्पताल हमारे काबिल नहीं है। हाँ, सही ये बात है, नहीं petition होना डाली, चाहिए मिन्नतें कर रहे हैं आसमा अदालतों को जी कि उस्मा अल्लाह के आप वास्ते कहने बाद हमें फिर यहाँ नाज, से सॉरी बाहर आपका भेज दें। वक्त जी, फिर उस्मा बात कर लीजिए, फिर मैं नाज से बात करूं जी। देखिए मुझे बड़ा अफसोस है, अब्बू सबके होते हैं, हमारे तो अब्बू का पता है, पता नहीं आपके अब्बू कौन से हैं जिनके लिए आप पुकारते रहते हैं हर वक्त उन्हें कि आपको आके बचा लें। मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे जरा अंदाजा लगाइए, दो नहीं एक पाकिस्तान आपका स्लोगन था, और क्या पाकिस्तान के से बाहर जो है वो सिर्फ बाकियों के बच्चे रहते हैं? इमरान खान के बच्चे मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं, और इमरान खान साहब जो हैं वो खुद जब गिरे थे और गिरने के बाद जब उठे थे तो वो इलाज कराने फिर बाहर गए थे। मेरी गुजारिश यहाँ पे ये है कि क्या सिर्फ सियासतदानों नहीं गए के नवाज शरीफ शौकत का खानम गए थे, इलाज बाहर हुआ? यही पकड़ी गई। क्या इस मुल्क में बाकी लोग जो साहिब इस्तात हैं क्या शौकत उनका खानम इलाज गए बाहर थे। नहीं हुआ? लेकिन हमने तो ये कहा ही नहीं। बीबी एक मिनट रुक जाइए ना, आपके लिए मजाक की अच्छा, बात होगी, जी। हमारे लिए मजाक की बात नहीं है। मियां नवाज शरीफ जो है वो सिर्फ मरियम नवाज के वालिद नहीं है, हम सबके वालिद हैं। मैं बता रही हूँ, मैं वार्न कर रही हूँ, अगर खुदा न खास्ता मियां साहब को कुछ हुआ, आपकी ऐसी ईंट से ईंट बजेगी ना, आपको लाने वाले भी और आप भी, आप कहीं नजर नहीं आएंगे। और ये खाना देना फलाना देना, अब देखिए राना सनाउल्लाह के तो ठीक। जो उस्मा, रिमांड दिया, मैं राना साहब रिमांड के की मांगा मामले पे भी जुडिशल आती हूँ, भेजा। मैं नाज को एक भी- मिनट, नाज को भी- आसमा उसके फैसले के अंदर लिखा है, जी। राना सनाउल्लाह के फैसले के अंदर लिखा है कि हार्ट पेशेंट है, इसको परहेजी खाना दे। जी। खुद ये कहती हैं कि जी हमने इतने ठीक कार्डियोलॉजिस्ट है। लगाए हुए हैं वहाँ। नहीं, क्यों ये तो लगाए हुए हैं? कैदियों क्योंकि के साथ बीमार नहीं, हैं। वो क्यों कब की लगाए कैद हैं? क्योंकि भुगत रहे हैं। उनकी जिंदगी नाज, आप को खतरा है। जो- और यहाँ आलम ठीक। ये है, मैं दूसरे जरदारी साथ- साहब से क्या के बारे में खाना पानी पूछूं, बंद वो कर देंगे? भी जीते साबिक प्रोग्राम सदर में आप- जेल में है, वो साबिक सदर भी जो है वो इस वक्त नैब के पीपल्स पास। पार्टी के लिए कौन सी नई बात है? आज ये पीपल्स पार्टी के सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं, हर वो शख्स, हर पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाला जमहूरी पसंद शख्स आज रोता है, अफसोस करता है जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए। सिर्फ जस्टिस नसीम हसन शानी सब कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई थी। अब And तो it was a सबका judicial मुख्य murder। मुतफिक्र राय और है। क्या अब- रवैया जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ रखा गया था, फांसी लटकाया ये था, उसको किताबों शहद में की मक्खियों छपा ने खा था, लिया उसके था, इनको बाद याद नहीं है। देखिए अब बात यह है, आप कहते हैं एक नहीं दो नहीं एक पाकिस्तान, बिल्कुल करे दो नहीं एक पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि एक पाकिस्तान हो, हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये ना हो कि गरीबों के घर एनक्रोचमेंट के नाम पे आप तोड़ दें, उखाड़ पिछाड़ दें, बेघर कर दें, और उसके बाद बनी काला की रेगुलराइजेशन रातों रात अगर आप करें तो फिर कौन सा एक पाकिस्तान दो पाकिस्तान? क्या ये दो पाकिस्तान होता है कि यहाँ पे आपकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले अगर ना अहल हो तो वो पॉलिसीज डिजाइन करें, वो आके टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पॉलिसीज दे, फिर आप कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान? आपने अवाम के साथ इतने बड़े बड़े दावे वादे करके उसके बाद व्हाट यू डन टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आज आपके कराची से, जहां से आपने इतनी बड़ी अक्सरियत में आप कहते हैं मैंडेट लिया है, आज कराची में सरापा एहतजाज है, आपके ताजरान 3-3 दिन की हड़ताल करने आ गए। अभी तो आगे आगे देखें होता है क्या? 13 जुलाई से मुकम्मल हड़ताल है ताजरों की। फिर आप कहते हैं अच्छा मुझे फिर उसके बाद आप एमनेस्टी लेकर आते हैं, आप एमनेस्टी लेकर आते हैं, फिर कहां गया दो पाकिस्तान और एक पाकिस्तान का नारा? जब आप कहते हैं एमनेस्टी स्कीम लेकर, कल तक जब आप कहते थे कि चोरों को ये व्हाइट सर्टिफिकेट देने की, इनके व्हाइट मनी करने का इनको एक तरीका कार दिया जा रहा है, सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, लीगलाइज किया जा रहा है चोरी का पैसा, आज क्यों आप अपनी बात पे मुकर गए? फिर कहां गया आपका वो नारा कि दो नहीं एक पाकिस्तान? तो प्लीज आप नारे लगाएं, आप बात करें नहीं, मुझे आसमा मुकम्मल करने दें। आप नारे लगाएं, आप बातें करें अच्छी अच्छी, लेकिन उस पर अमल भी करें। ये ना करें कि जो लोग आपके साथ काबीना का हिस्सा है उनका एहतसाब तो कभी भी नहीं होगा, कम से कम जब तक 5 साल आपकी हुकूमत नहीं होगा। फिर 5 साल बाद किसी और की हुकूमत होगी, ये पूरी काबीना कॉपी पेस्ट होकर वहां चली जाएगी, क्योंकि ये परवेज मुशर्रफ के साथ भी थे, ये नून के साथ भी थे, ये काफ के साथ भी थे, ये आपके साथ भी है, इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है। तो माय क्वेश्चन इज कि जब आप नारे लगाते हैं ना तो खुदा का वास्ता वो नारे सोच समझ के लगाएं, क्योंकि आवाम सुन रही है, देख रही है। अब मुझे अंदलीब से इसका जवाब भी चाहिए होगा। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद अंदलीब के पास ही जाएंगे और साथ में सुनवाएंगे कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने हैं इस हुकूमत के पास। क्या कहा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें साबिक सदर ने की हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज आसिफ जरदारी साहब ने कुछ सहाफ़ियों से बात की पार्लियामेंट में और कुछ उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं। ज़रा सुन लीजिए, फिर उस पर बात करते हैं। 4 से 5
ये तो जा रहे हैं, आएगा कौन? इंशाल्लाह जाहिर बात है कि सिविलियन रूल होगा, सिविलियन हुकूमत बनेगी, वेदर ऑल पार्टी हुकूमत बनती है या इलेक्शंस होते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें नाज की हैं उन्होंने कि ये हुकूमत जारी है 4 से 6 में, फिर सिविलियन गवर्नमेंट आएगी, ऑल पार्टीज होती हैं, नेशनल गवर्नमेंट होती है, ये भी उन्होंने बात की है। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? आसमा, आप मुल्क के हालात देख लें, आप अपने स्टूडियो से बाहर एक कदम रख के किसी भी राह गुजरते हुए शख्स से आप पूछ लें कि हालात आपकी ज़िंदगी के माशी कैसे चल रहे हैं, तो फिर उसके बाद ये जो बातें जरदारी साहब कह रहे हैं इनसे आप भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कोई मैकेनिज्म तो आपके पास नहीं, कल चेयरमैन सेनेट का आपने फैसला करना है, क्या आप तब्दील कर पाएंगे? देखिए, तो जॉइंट अपोजिशन का एक जो रहबर कमेटी है वो फैसला करेगी कि इसमें क्या मुत्तफिका फैसला होता है, सो वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। लेकिन देखिए आसमा, एक आम पाकिस्तानी जिसको आपने इस बात के ऊपर लगा दिया कि जी हम नया पाकिस्तान लेकर आएंगे, तुम्हारी हालात जिंदगी को बेहतर लगाएंगे, सब चोर डाकू डकैत लुटेरे हैं और उसके बाद हम आएंगे तो अच्छा करेंगे। और हुआ क्या कि आप 1 साल आपको होने को लगा, आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाई के अलावा आप कुछ नहीं कर रहे, आप नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। नॉट अ सिंगल रिलीफ दैट यू हैव गिवन टू द पीपल। दवाएं आपने महंगी कर दी हैं, बिजली आपने महंगी कर दी है, गैस बात की है, इसके ऊपर मैं क्विकली अंदलीब, नॉट अ सिंगल रिलीफ टू द पीपल। टैक्स आपने इतना लगा दिया अवाम के ऊपर, अवाम कह रही है कि हवा के ऊपर भी टैक्स आप लगा दें ताकि वो जीना ही छोड़ दें। इस पे जवाब ले लेती हूं, रोटी जो है अवाम को तरस रही है अवाम खाने को। और ये वक्त आ गया आसमा, ये वक्त आ गया है कि आज ऐसे भी घराने आ गए हैं जो पहले हालात नहीं थे कि रोटी सूखी रोटी खाने पर लोग मजबूर हो गए। फिर आप कहते हैं कि जी पिछले चोरते तो डॉलर 165 पे पिछले नहीं लेकर गए, पिछले चोरते तो बिजली इतनी महंगी पिछलों ने नहीं की, पिछले चोरते तो पिछलों ने इतना कर्जा नहीं लिया। आप कहिएगा कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, आप डाल रहे हैं। मैं ये अभी आज तक चलेगा, आज मरियम बीबी ने धमकी दी है कि अगर खाना नहीं मिला तो वो खुद जाके बैठ जाएंगी। अगर वो जाके बैठ जाती हैं तो आपने कल मंडी बहाउद्दीन में तो देखा कि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब ना, हुकूमत अपना काम नहीं कर रही है, हुकूमत सिर्फ क्रिटिसिज्म पे लगी है। पीएमएलएन क्या सोच रही है? फिर मैं अंदलीब से जवाब, मैंने पहले कहा था, जैसे मैंने पहले कहा था, देखिए तमाम जो कायदीन हैं और तमाम बुजुर्ग जो हैं, वो किसी के घर का बुजुर्ग हो वो काबिल एहतराम होता है। और आब हयात भी कोई पी के नहीं आया, ये भी नहीं है कि किसी ने कभी बीमार नहीं होना या मरना नहीं है। लेकिन जिनको बहुत जोम होता है ना ताकत का, और दूसरों को जो है वो उनकी जिंदगियों से खेलने की कोशिश करते हैं, फिर अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज होती है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगर जेल के दरवाजे के बाहर बैठ गई ना, तो मैं आपको बता रही हूँ 24 घंटे के अंदर अंदर ये हुकूमत नहीं रह पाएगी। और ये आसान बात नहीं है। दो नहीं एक पाकिस्तान। वो डाकुए आजम को क्यों नहीं पकड़ते, परवेज इलाही को? उसके एमएलए का जवाब क्यों नहीं आता? जो सारे इंसाफ की लॉन्ड्री में धुल गए हैं, सारे जो जिन्होंने जलजले के पैसे खाए हों, अलीमा बाजी जो है उनको आज भी रेस्क्यू किया गया, वो सैर तफरी फरमाने गई थी। मैं तो बार बार ये कह रही हूं कि इल्जाम की ऑलरेडी इतनी बड़ी वो है कि मेरा ख्याल है कि जो सिर्फ ये कह देना काफी होगा कि अगर हुकूमत की तरफ के हैं तो उनको भी पकड़ा जाए। लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ अंदलीब से। अंदलीब, ये तो बार बार एतराज आ रहा है। मैं अपनी बात सिर्फ कंप्लीट कर लूं, मैं अगर अपनी बात कंप्लीट कर सकूं सिर्फ जल्दी कर दीजिएगा, फिर मुझे जवाब आखिरी 2-4 मिनट रह गए, 2-3 मिनट। जी मैं बिल्कुल कर रही हूँ। देखिए ये कोई सिंपल बात नहीं है। अभी नवाज शरीफ साहब की अपील्स पेंडिंग है, और एक तो केस के बारे में जिसमें वो जेल में है वो आपने अभी देख लिया वीडियो, और जो दूसरा केस है उसमें वो बेल पे हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी बेल पिटीशन के अंदर जो उड़ा के रखा है इस केस के फैक्ट्स को, और वो नजर आ रहा है कि किस तरह जेल में है नवाज शरीफ साहब। सो वो उनको कोई सजाए मौत नहीं मिली है, और ये इख्तियार नहीं दिया है किसी ने उनको कि वहां पर आप जो है एक तरफ कहते हैं उनको है कुछ नहीं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हैं, फलाने बैठे हैं। आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट अपने पास रखें, हमें तो इन पे एतबार ही नहीं है। हम इनके ऊपर एक लम्हा एतबार नहीं। जो आपके खदशात है वो बड़े संगीन है। अंदलीब, उसका भी जवाब दीजिए उनके खदशात। वो कह रहे हैं जी खाना अगर आप लोग देंगे तो हमें हम उस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। और दूसरा जो आवाम की सूरत हाल है, जरदारी साहब ठीक कह रहे हैं कि 4 से 6 महीने हुकूमत है, आप इत्तेफाक करेंगे इनसे? देखिए, जरदारी साहब अपोजिशन में हैं और उनका हक बनता है कि वो हर किस्म का कहें, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है उन्होंने टाइम हमें ज्यादा दे दिया। बिकॉज वो जब आए थे उन्होंने कहा था कुछ दिनों में हुकूमत खत्म हो जाएगी, अब तो उन्होंने 4 महीने दे दिए। तो लगता है कि उनको कुछ लग रहा है कि शायद जिसको कहते हैं ना दाल नहीं गल रही। दाल की मुझे बात याद आई तो वो ये खाने का तो बिल्कुल आप कोई पता है कि वो रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है कि क्या क्या वो खा रहे हैं, क्या क्या आ रहा है। और वही बात है कि मरियम जो है
नवाज शरीफ जो हैं वो उनको थोड़ा मुझे लगता है कि अभी तक वो समझ रही हैं कि मैं शाही खानदान से हूँ, उन्होंने सारा टोल टैक्स में बगैर टोल दिए वहां से गुजर गई, तो उनके लिए तो 630 रुपए जाने और आने का उन्होंने टैक्स नहीं दिया, कभी टोल टैक्स तो नहीं दिया। सारी उम्र उन्होंने टैक्स नहीं दिया, तो उन्होंने अब क्या देना है? और वो ये कहती हैं कि हमें शाही खाना दिया जाए। सवाल इससे बहुत बड़ा है दिलीप, सवाल इससे बहुत बड़ा लोग गरीब लोग हैं, साबिक वज़ीर आज़म कुछ हो जाता है तो क्या बता दो कितनी गाड़ियां थी, मैं टोल टैक्स को तैयार हूं, इतना बता दें कितनी गाड़ियां तो आप देखें ये बता दें। गुंडागर्दी की जो उनकी अच्छा, बहुत शुक्रिया। ज़हनियत है, अंजलि, गुंडागर्दी आपके दौरान की है, 2014 की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको भी समझनी है कि मैं और मेरा पूरा खानदान अभी भी हम हुक्मरान हैं और हम अभी भी शाही खानदान से हैं। वो शहजादी है, वो बादशाह है, नहीं, उनके लिए बहुत वो शुक्रिया। शहजादी है, अल्लाह नहीं, की बहुत बात शुक्रिया, है, मेरे ख्याल है अपने बहुत शुक्रिया। पता की बात है, कोई राशि और वो बैठ कर अंजलि, thank you so much। बनाती हुई बगैर